हेलो दोस्तों। मैंने ये जो सीरीज शुरू किया है म्यूचुअल फंड के ऊपर, उस पे मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो तो बना चुका हूँ। ये पांचवा वीडियो है और इसमें हम रिकैप करेंगे कि शुरू के 4 वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है। यह आपको सिर्फ जानकारी देने के पर्पज से बनाया गया है। जैसा कि मैं हर बार बोलता रहा हूँ कि यह महिलाओं के लिए खासकर है और उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार नया है। वो जानना चाहते हैं, टेक्निकल टर्म में नहीं, पर आसान से समझने वाले तरीके से। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में म्यूचुअल फंड का बेसिक बताया था, उसके बाद में मैंने शेयर बाजार का बेसिक बताया था, उसके बाद में मैंने मार्केट कैप और रिस्क के बारे में बात किया था, और फिर चौथे पार्ट में मैंने शेयर बाजार में रिस्क के ऊपर बात किया था। तो अब इस वीडियो में एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि आगे के वीडियो में अब हम म्यूचुअल फंड के ऊपर ही बेस करके आगे बढ़ेंगे और म्यूचुअल फंड के प्रकार से शुरू करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के प्रकार से शुरू करने के पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ छूटा हुआ हो, कुछ डाउट हो, तो वो क्लियर हो जा रहे और हमें आसानी से समझ में आए। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जब बात किया था तो बताया था, उसमें आपने शायद ये नोटिस किया था कि नहीं किया था, कि मैंने एक डायग्राम जो है ये डाला था, ये जिसमें एक बीच में एक डॉलर का साइन है और बहुत सारे लोग हैं। और वैसे भी म्यूचुअल फंड, फंड से समझ में आता है कि एक प्रकार का कोई फंड है। और उसके बाद में म्यूचुअल, म्यूचुअल से समझ में आ रहा है कि आपसी, तो आपस में मिलके बनाया गया फंड, एक प्रकार से अगर हम नॉर्मल में बात करें। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, तो इसमें एक्चुअल में यही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है उसको पैसा देते हैं। और उसके बाद में वो म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है अपना एक फंड मैनेजर के थ्रू उस पैसे को शेयर बाजार में, या जैसा भी म्यूचुअल फंड के स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करती है। और उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। अब इसको और हम एक सिंपल वे में समझते हैं, तो आप ये समझो कि बहुत सारे लोग हैं, वो मिले और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके उसने एक अपने बिहाफ में, मतलब अपने लिए एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दिया, एक्सपर्ट को नौकरी में रख लिया समझ लो। और उसका काम यह है कि वो आपके पैसे को ले और उस पैसे को जो है लेके शेयर बाजार में, बॉन्ड मार्केट में आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है उसको निवेश करें। और निवेश करने का उद्देश्य यह है कि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, और ये काम के बदले में उसको जो है थोड़ा सा फीस मिलेगा। ये अगर एकदम सामान्य भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा ही है। अब बस बात यहाँ पे ये है कि जब मैंने बोला कि बहुत सब लोग मिल, तो अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट तो मिलना होता नहीं है। तो अब म्यूचुअल फंड क्या करती है, ये जो वो एनएफओ, न्यू फंड ऑफर के नाम से, जो है फर्स्ट टाइम जब लोगों से पैसा लेना होता है, तो न्यू फंड ऑफर के नाम से आती है। और उसके बाद में उसमें बोलती है लोगों को कि ठीक है आप इसमें पैसा जो है लगाएं। और उसके बाद में उसका एक पीरियड होता है कि किस समय ओपन होगा और कितने दिन में ये क्लोज होगा। और जब ये क्लोज होता है तो फिर जो है वो पैसा जितना भी इकट्ठा होता है उसको फिर अपना वो जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है वो निवेश करते हैं। और निवेश करने के बाद में जो है उसमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ऐसा सोच के साथ वो काम करते हैं। तो ये हो गया शुरू में एनएफओ में। अब एनएफओ के बाद में, मतलब न्यू फंड ऑफर के बाद में भी जो है लोग चाहते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उनको निवेश करने के लिए होगा ये कि उसके बाद में जो है उनको अगेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में जाना होगा। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्या हुआ। और उसके बाद में जो है उसमें निवेश करना होगा जो भी स्कीम पसंद आ रही है। तो अब जो है इसके लिए कई सारे माध्यम हैं कि आप चाहो तो खुद डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट से या उनके ऑफिस में जाके जो है फंड खरीद सकते हो। या फिर कई सारे ब्रोकरेज आजकल म्यूचुअल फंड की सर्विस देते हैं, तो उनके थ्रू भी कर सकते हो। बट अल्टीमेटली पैसा तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में ही जाता है।
एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, आप बैंक में जाते हो तो वहां पे भी आपको कई लोग मिल जाते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये इन्वेस्टमेंट कर लो करके, तो उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो पैसा जो है आप कहाँ पे दे रहे हो, वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हो। एक दूसरा चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हम शेयर बाजार में कोई खुद से जो है निवेश करता है तो एक चांस बना रहता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो होता नहीं है, वो फाइनेंस तो पढ़ा उतना होता नहीं है, उसको ज़्यादा समझ भी कई बार नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि अब ऐसे ऐसी जगह निवेश कर देता है जो काफ़ी रिस्की होते हैं और फिर पैसे का नुकसान हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आप अपने लिए एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हो, और वो एक्सपर्ट जो है वो फाइनेंस पढ़ा हुआ है, उसको शेयर बाजार का जानकारी है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक का जानकारी है, उसको सब जानकारी है। इतनी जानकारी है कि वो आपके पैसे को सही जगह सही से लगाए। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का काम। मतलब ये कि भाई आप समझ लो कि अपने पैसे को आप एक ऐसे सेफ हैंड में दे रहे हो, और उस पैसे को वो जो है वो सही जगह में निवेश करके आपको रिटर्न देगा। हालांकि इसमें भी रिस्क होता है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि रिस्क नहीं होता, लेकिन दोनों चीजें हैं। अब आपको वो समझना पड़ेगा भाई। अब जहाँ पे अब रिस्क फ्री वाली बात भी होती है, लेकिन अब रिस्क फ्री होती है जहाँ पे, तो वहां पे तो फिर जो है आपको रिटर्न भी तो वैसे ही मिलेगा ना। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड इन टोटल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम जो है आगे बढ़ के देख लेते हैं कि शेयर बाजार का। अब शेयर बाजार में जो है, अब हमें शेयर बाजार में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये शेयर बाजार में होता क्या है ना। अब शेयर बाजार में होता क्या है, अब मैंने वो पीछा जो आपको एक स्लाइड दिखाया, उस स्लाइड में आपको दिखाया कि भाई एक रेस्टोरेंट, उसके बाद में बहुत सारे रेस्टोरेंट दिख रहे थे। उसका मतलब क्या है कि अब सिंपल सा ये होता है, शेयर बाजार का मेन जो फंक्शनिंग है ना उसको समझना जरूरी है। कि भाई शेयर बाजार में जो है ना, शेयर को खरीदना बेचना ये तो होता ही है, वो तो हमें के मालूम है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये शेयर बाजार में जो शेयर खरीदने और बेचना जो है, उसके पीछे रियल का लॉजिक क्या है। एक होता है रियल का लॉजिक, और एक होता है कि ठीक है लोग खरीद बेच रहे हैं। तो उसमें रियल का लॉजिक ये होता है कि भाई जो भी कंपनी जो होती है, वो कंपनी जो है जब एक्सपैंड करना चाहती है, अपना प्रेजेंस जो है एक जगह से लेके कई जगह करना चाहती है, अपने प्लांट को बढ़ाना चाहती है, उसको चाहिए पैसा। अब पैसे के माध्यम क्या हो सकते हैं, पैसे के माध्यम हो सकते हैं खुद का पैसा, परिवार का पैसा, दोस्ती यारी का पैसा, बैंक से लोन, या फिर एक माध्यम और भी है, वो है कि शेयर बाजार में आए और लोगों को बोले कि भाई ठीक है, मैं अपना जो कंपनी है उसको इतने सारे शेयर्स में डिवाइड करता हूँ, और उसके बाद में जो है मैं आप लोगों को भी ऑफर करता हूँ कि आप भी मेरे कंपनी के भागीदार बने, आप मेरी कंपनी के ऑनर बने। जितना पैसा आप लगाते हो उतने के ऑनर बन जाते हो। तो जो कंपनी जो है शुरू में जब शेयर बाजार में आती है, वो आईपीओ के माध्यम से आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब अभी तो आजकल आप तो हर कोई मोबाइल और न्यूज़ में तो सुन ही रहे हो कितने सारे आईपीओज आ रहे हैं। तो अब ये क्या होता है, आईपीओ मतलब पहली बार कोई कंपनी जो है शेयर बाजार में आती है। लेकिन उनका पर्पस आपको समझना है क्यों आती है। वो आती है कि भाई, वो बोलती है कि भाई मैं आईपीओ के माध्यम से मैं अपनी कंपनी के लिए इतने सारे फंड जो है वो चाहता हूँ। उसके लिए जो है मैं अपने कंपनी का ऑनरशिप जो है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी आगे चल के काफ़ी एक्सपैंड करेगी, कंपनी जो है आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, तो आप मेरे कंपनी के हिस्सेदार बने, और उसके बाद में जो है आप उससे फायदा कमाएं। तो ठीक है, तो इसी माध्यम तो होता क्या है कि जो आईपीओ के माध्यम से जितना पैसा जो लोगों का रहता है, वो पैसा जाता है किसको, कंपनी के पास में। तो ये हो गया आईपीओ। अब आईपीओ का पीरियड होता है, उसके बाद में जो है कंपनी क्या होती है, शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है। अब जब शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है, फिर वहां चालू होता है ये खरीदना और बेचने का गेम। अब उसमें भी जो है, अब एक्चुअल में अगर पर्पस देखा जाए तो लोग ये सोचते हैं, अब कई जो है आईपीओ में नहीं खरीद पाए, तो और उनको लगता है कि यार आगे 10 साल में कंपनी बहुत अच्छा कर लेगी, तो ग्रोथ करेगी। अब कंपनी ग्रोथ करेगी तो होगा क्या, प्रॉफिट ज्यादा बनाएगी तो कंपनी क्या करेगी। प्रॉफिट का दो ऑप्शन है, या तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट को फिर से जो है नए प्लांट, अपना एक्सपेंशन अपने ग्रोथ में लगा दे, या दूसरा क्या कर सकती है, उस प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉफिट को जो है अपने शेयर होल्डर में बांट देगी।
जिसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, कैश डिविडेंड जो आता है बोलते हैं ना। और भी बहुत सारे डिविडेंड जो है ना, बोनस इशू होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट हम समझ लो कि कंपनी जो है या तो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को शेयर कर दे, या तो फिर उसको ग्रोथ में लगा ले। बट कुछ भी करे तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो लोगों को भी ये समझ में आ रहा है ना कि भी आज नहीं तो कल तो जो है वो पैसा जो है उनका ही है, बढ़ रहा है। जब उनका बढ़ रहा है तो कोई सोचते हैं कि ठीक है, आज मैं जो है इसमें आज से शुरू करता हूँ पैसा लगाना, 10 साल बाद इतना हो जाएगा। तो इसी तरह जो है अब कई है, किसी ने सोच के रखा है कि भाई मैं 10 साल तक इस शेयर को रखे रहूंगा, फिर लगा कि नहीं पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है। बट हर दिन क्या होता है, लाखों करोड़ों लोग होते हैं ना। अब वो लाखों करोड़ों लोग जो है वो क्या करते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है शेयर बाजार में बस उनका काम यही है कि कोई जो है सोचते हैं कि आज मैं खरीद लेता हूँ भाई। अब लेकिन इसमें अब बाई और सेल कैसे होता है, किसी को लगता है कि यार ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, इसका खरीद लो शेयर, आज इस भाव में मिल रहा है, चलो इसको थोड़ा सा ज्यादा में भी मिलता है तो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल बाद इसमें अच्छा ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब कोई सोचता है कि नहीं यार मैं 5 साल क्यों वेट करूं, मेरे को तो दो एक महीने में इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं बेच लेता हूँ। तो इसी तरह से जो सोच के कारण कि कोई सोचता है कि कंपनी जो है वो आगे बढ़ते जाएगी तो उसके लिए हिसाब से जो है उसको ज्यादा पैसा देके शेयर कर खरीदने का मन कर जाता है। कोई लगता है कि मेरा तो यार शॉर्ट टर्म तो टारगेट अब कंप्लीट हो चुका है, तो चलो मैं इसको निकाल के कोई दूसरे शेयर में चला जाता हूँ। अब कई लोगों को इसी सोच के कारण सवेरे जो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो शेयर बाजार में चलते रहता है, कई लोग एकदम ही और छोटा टर्म में सोचते हैं। एक कोई न्यूज आ गई, अरे ये न्यूज आ गई, इससे तो कंपनी को फायदा हो जाएगा, तो बहुत लोग इस कंपनी का शेयर को खरीदने आ जाएंगे, तो एक काम करता हूँ मैं सवेरे खरीद लेता हूँ और शाम को बेच दूंगा, 2-4% मिल जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे सोच वाले जो है लोग शेयर बाजार में ये मार्केट अवर्स में आते हैं। और कोई शॉर्ट टर्म, कोई शॉर्ट टर्म बोले तो कोई एक दिन, कोई कुछ मिनट, कोई कुछ महीने, कोई कुछ साल, तो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने अपने रिस्क के हिसाब से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। और इसी को ही एक प्रकार से आप समझ लो कि ये ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग में दो ऑप्शन, दो चीजें होती है। एक होता है कि आप मतलब एक डिलीवरी की बात आती है कि भाई डिलीवरी मतलब ये कि आपने जो है शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में रख लिया। और एक हो गया इंट्राडे, जिसमें आपने क्या किया, सवेरे खरीदा और शाम तक बेच दिया। बट अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि शेयर बाजार सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है। शेयर बाजार जो है एक माध्यम है। उस माध्यम से कंपनी जो है आती है और पैसा जो है मार्केट से लेती है ताकि वो अपने कंपनी को ग्रोथ दे सके, कर सके। ठीक है, ये आपको समझना है। फिर मैंने तीसरे वीडियो में बात किया था कि ये मार्केट कैप। अब आपको ये भी समझना है कि भाई ये मार्केट कैप जो होती है वो क्या होती है। कि अब जैसे बताया ना कि कंपनी आई, उसने अपने जो शेयर्स जो है उसको बहुत सारे भागों में बांट दिया, है ना, मतलब कंपनी की ओनरशिप को बहुत सारे भागों में बांट दिया। तो वही हो गया एक पार्ट, जो पार्ट होता है ना वो एक शेयर हो गया। तो अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो अब रिलायंस का जैसे मैंने बताया था, तो कि रिलायंस में वो एक लार्ज कैप कंपनी, मतलब अच्छा लार्ज, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ना, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं, अब उसको हम आगे देखेंगे, बट नंबर ऑफ शेयर्स आप समझो कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको जो है उस शेयर, वो स्टॉक का प्राइस जो होता है ना, जो प्राइस चल रहा है उससे आप गुणा कर दो, तो जो आंसर आ गया वो आंसर हो गया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब रिलायंस का मार्केट कैप कितना है मालूम? उसका है 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़, मतलब इंडिया का जो अ, आप जनसंख्या है उसका 4 गुना तो जो है रिलायंस का शेयर है। हाँ, 4 गुना जो है वो रिलायंस का शेयर है, इतना सोच लो। तो अब वैसे ही जो है आप इन टोटल जो है टोटल स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन देखोगे तो आई थिंक वो 440 लाख करोड़, शायद उससे भी ज्यादा है अभी, 440 लाख करोड़। तो अब ये जो शुरू के जो 100 शेयर्स होते हैं ना, यही मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो हो गए कौन से, लार्ज कैप में आ गए। फिर 101 नंबर से लेके 250 नंबर के जो शेयर हो गए वो आ गए आपके मिड कैप। और फिर 251 से जो नीचे के शेयर्स हैं वो आते हैं स्मॉल कैप, और उसके बाद में फिर माइक्रो कैप भी आता है। बट अब ये सोचो ना कि जो लार्ज कैप को एक समझ लो कि एक बड़ा पत्थर है। अब उस पत्थर को हिलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत मुश्किल से हिलेगा, धीरे धीरे खिसकेगा। तो वैसे ही है। तो जो बहुत धीरे धीरे खिसकेगा, मतलब ये क्या हुआ कि उसको एकदम अचानक से इधर उधर होने का रिस्क नहीं होता। तो वही है, लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट होता है
वो कम रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस का मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से नहीं होता। फिर आता है मीडियम कैप का, तो समझ लो उससे थोड़ा सा छोटा पत्थर, तो वो क्या है, हिलता है लेकिन फिर भी जो है लार्ज कैप से जल्दी हिल जाता है, लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम। मतलब इसमें प्राइस मूवमेंट होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। उसके बाद में फिर स्मॉल कैप, उसमें प्राइस मूवमेंट और जल्दी होता है। मतलब ये कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बायर आ गए तो प्राइस जो है वो एकदम बढ़ जाएगा। बहुत सारे सेलर्स हो गए तो प्राइस जो है वो कम गिर जाएगा, है ना। और इसमें फिर कई लोग जो है वो, मार्केट बहुत वास्ट है। इसको जो है ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं तो एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं जो जानबूझ के जो है शेयर के प्राइस को बढ़ाते हैं, जानबूझ के शेयर के प्राइस को कम करते हैं। दिन में आप सोचो, दिन में कोई ऐसा शेयर है जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, मतलब ट्रेडिंग कम हो रही है। अब जिसमें ट्रेडिंग कम होगी उसमें क्या होगा कि कुछ लोग हैं जो मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर को जो है बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन ये सब किस में कर सकते हैं? वो जो माइक्रो कैप शेयर्स होते हैं, है ना, स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं उसमें। बट जो लार्ज कैप होते हैं उसमें बहुत मुश्किल। अब ये सोचो ना कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे करीब 4 गुना, मतलब 400 करोड़ से ऊपर के जो शेयर्स हैं उसमें ठीक है, चलो 50% जो है वो रिलायंस का उनके खुद के पास में है। तो भी जो है 200 करोड़ शेयर्स होंगे। अब वो 200 करोड़ शेयर्स को हिलाना डुलाना जो है वो मुश्किल है ना। तो ये आपको ऐसा समझना है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क वाले में भी देखते हो तो आप देख लेना है कि भैया आपको लगता है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो जो शुरू के जो 100 शेयर्स होते हैं ना, वो 100 शेयर्स में आप निवेश करो, ठीक है। और उसके बाद में फिर उस, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी जो है उसके हिसाब से में फिर होता है ना। अब जो है, अब अगला फिर मैंने क्या बात किया था कि ये जो शेयर बाजार में रिस्क है ना। अब शेयर बाजार में जब मैं रिस्क की बात किया था तो मैंने बात किया था दो चीजें की। वो रिस्क जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो। अब जैसे क्या हो गया कि भाई अचानक, अब सिंपल सी बात है, जैसे कोविड आ गया था, वार हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है ना। तो ये सब ऐसे रिस्क है जिसको जो है अब अपने को मालूम नहीं है ना कब हो जाएगा, एकदम अचानक से होता है। इसको आप कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? नहीं अवॉइड कर सकते ना। थोड़ा बहुत इसमें भी पॉसिबिलिटी है अवॉइड करने का, लेकिन उसके लिए आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए। कि जैसे आपको मालूम भाई जापान में कैसे भूकंप आते ही रहते हैं, या इंडिया में भी जो है आपको मालूम है कि जहाँ पे अगर भूकंप आ गया तो कौन सी जगह पे ज्यादा चांसेस हैं, तो उस जगह में थोड़ा सा आप सोच सकते हो। लेकिन अब अगर बात करें, पेंडेमिक आया था, अब पेंडेमिक में क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है। पेंडेमिक का तो सिचुएशन ऐसा है कि फिर वो तो सब जगह वैसे ही अप्लाई होता है, लेकिन उसमें भी लोग अपॉर्चुनिटी खोज के जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक हो गया। तो अब यही है कि भाई अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया जहाँ पे पूरा मार्केट गिरेगा, तो जो भी शेयर्स वगैरह हैं, इंडिविजुअल शेयर्स, तो भी वो उसका प्राइस गिरेगा ही। क्यों? क्योंकि भाई जैसे पेंडेमिक आया था, अब 2 साल से जो है कंपनी ने ना तो ठीक से काम किया, ना तो कुछ एक्सपेंशन का काम हुआ, ना तो उनका ठीक से जो है आउटपुट आया। तो अब क्या होगा? जब ये सब हुआ तो प्रॉफिट नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो प्रॉफिट और ग्रोथ नहीं आएगा तो जो लोगों ने सोचा था कि अरे इसमें तो इतना प्रॉफिट और ग्रोथ आ जाएगा करके उसने शेयर खरीदा था, अब तो ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो भाई उस शेयर को क्या करेगा? बेचेगा। बहुत लोग बेच देंगे। सब डर भी गए थे कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके चक्कर में भी सब कुछ बोले, सब जैसा भाव में आ रहा है बेचो चीजों को, है ना। एक प्रकार से समझ लो वो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि सब सब्जी भाजी की दुकान है जिसमें शाम के समय जो है, अब मालूम है कि कल तक ये सब्जी टिकेगा नहीं, तो जिसको बोल रहे हैं कि भाई ठीक है जो आए ले लो ले लो, है ना, कम भाव में सब बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं, ताकि क्या हुआ कि भाई उनके हाथ से तो सब्जी निकल जाए, उनको 2 पैसे मिल जाए। अब जो लोग ने लिया है उसको क्या करेंगे? अब हो सकता है कि उसको प्रोसेस करके जो है उसमें कुछ और बना ले, है ना। तो अलग अलग थॉट के हिसाब से लोग यहाँ पे चलते हैं, तो ये एक ऐसा रिस्क हो गया। अब उसके बाद में दूसरा एक रिस्क है जिसको आप दूर कर सकते हो, है ना। अब दूर कर सकते हो। अब अब क्या हो सकता है वो रिस्क? तो वो रिस्क हो सकता है कि भाई आपने सपोज एक ही अपना पूरा पैसा जो है ना एक शेयर में लगा दिया। अब पूरा पैसा एक शेयर में लगाओगे तो क्या होगा? बाई चांस उस कंपनी के ऊपर कोई गलत न्यूज़ आ गई, उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस कंपनी के मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर क्या होगा? पूरा पैसा दूसरी जगह चला जाएगा। तो वो तो हानिकारक हो गया, दिक्कत हो जाएगी, है ना, रिस्क हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ऐसे में। मतलब एक जगह आपने पूरे पैसे लगा दिए तो वो एक रिस्क है। वहीं आपने क्या किया कि ठीक है एक जगह नहीं लगा, आपने क्या किया, एक सेक्टर चूज कर लिया। अब मान के चलो आपने जो है चूज कर लिया बैंक,
अब बैंक में जो है ना, बैंक सेक्टर चूज किया और उसी में पूरा पैसा डाल दिया। अब बैंक में अब मतलब उस सेक्टर के अलग अलग, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, इतने सारे बैंक्स हैं। आपने सभी बैंक्स में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए, बट उसमें भी चक्कर क्या हुआ कि आपका जो है सेक्टर का रिस्क हो गया कि आपने पूरा कंसंट्रेशन एक ही सेक्टर में डाल दिया। कल की डेट में जो है कोई न्यूज आ गई बैंक से रिलेटेड तो प्रॉब्लम है ना। फिर ऐसा आप देखोगे तो ये मार्केट कैप का, जैसे मैंने बताया था कि भाई आपने कोई जो है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में पैसा लगा दिया, जिसमें जो है कभी भी जो है कोई भी न्यूज़ के बेस पे जो है बहुत सारे बायर आ सकते हैं या बहुत सारे सेलर आ सकते हैं, जिसके कारण भी जो है उसका प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये हो गया। इसके अलावा भी कई ऐसे हैं, जैसे सरकार का जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। जैसे अब सरकार बोल रही है कि भाई आगे चल के हर चीज़ जो है इलेक्ट्रिक होना है, ग्रीन एनर्जी होना है। तो अब ऐसा तो नहीं कि कल ही हो जाएगा, लेकिन एक रिस्क है कि कोई बोलेगा कि नहीं मैं अगले 20 साल के लिए जो है ना ऐसे कंपनी, पेट्रोल वाली कंपनियों के कार जो बनाती है उसी कंपनी में निवेश करूंगा, तो क्या हो गया, रिस्क हो गया, है ना। ये भी देखना है कि भाई सरकार, अब उसमें ये भी देखना है, अब सरकार बोल रही है कि नहीं ठीक है सोलर पैनल तो ऐसी कंपनी में लगा दे, लेकिन हर चीज का एक फिजिबिलिटी भी देखना होता है कि भाई ये सब बोल रहे हैं वो कितने समय में हो पाएगा, है ना। उसके हिसाब से तो ये जो कितने समय में हो पाएगा के कारण भी जो है ना, लोग जो है देखते हैं कि ठीक है भाई हमें इलेक्ट्रिक या ग्रीन एनर्जी वाली स्टॉक्स को बाई करना है, लेकिन आज नहीं करना है, जब लगे कि हाँ अब ये बढ़ रहा है तब करना है ना। तो ऐसा भी होता है, न्यूज बेस पे होता है। अब जो गेमिंग इंडस्ट्री हो गई, ये जो सिगरेट वाली कंपनी हो गई, तो उसमें सरकार कभी भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन ला सकती है, तो वो भी एक रिस्क है। तो उसको आपको, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप जो है एकदम डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक्स में, मार्केट, मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, ऐसा पूरा एकदम मिक्स करके जब आप अपना पैसा लगाते हो, तब जो है आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन हाँ, अब उसका उसका रिटर्न भी क्या होगा कि भाई आप रिस्क को आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, तो रिटर्न भी वैसे ही रहेगा। और अब ये सब चीज को जो है इतना रिस्क सोचना, ये करना वो करना, दिस दैट, इतना सारा चीज है। इसको और एक सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड करने का, वो क्या है? और वो तरीका है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जैसा मैंने पहले बताया कि भाई म्यूचुअल फंड में आप जो है क्या करते हो, आपका जो है पैसा किसको दे देते हो? आप बेसिकली एक प्रकार से समझ लो कि आप अपने लिए जो है ना, किसी को आपने एकदम सिंपल उसमें बोल रहा हूँ, किसी को ये नहीं कि आप अपने आप जो है किसी को अपने पैसे को मैनेज करने के लिए रख रहे हो, जिसके बदले आप उसको फीस दे रहे हो। और जिसको आप रख रहे हो उसको जो है शेयर बाजार का बहुत अच्छे से जानकारी है, उसको देश विदेश के बड़े बड़े मैक्रो और माइक्रो न्यूज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, क्या आगे हो सकता है नहीं हो सकता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी, क्योंकि उनका अपना एक सर्कल है। तो आपने जो है ना ये सब जो अपना खुद का दिमाग लगाने का भी रिस्क जो आपने हटा दिया, अगर आप जो है चुपचाप म्यूचुअल फंड में आ जाते हो तो। लेकिन अब वही है कि अब म्यूचुअल फंड में भी आने पे म्यूचुअल फंड के भी एक अपने लिमिटेशन हो जाता है। लिमिटेशन ये हो जाता है कि उनको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखना होता है, और उसके बाद में उनको जो है ना अम, इतना रिस्क वो एकदम से नहीं ले सकते हैं, तो उनको सब बहुत कुछ देख के करना होता है। लेकिन वही है, कोई माइक्रो कैप में अगर अब खुद से कोई एक स्टॉक लेके निवेश करेगा, तो उसमें संभावना ये है कि हो सकता है कि 6 महीने में 100% हो जाए, या 6 महीने में जो है वो जितना पैसा लगा है उसका सिर्फ 10% ही बचे। लेकिन म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि वो पैसा लगाएं तो वो 6 महीने में हो सकता है कि ठीक है 8-10% ही रिटर्न आए, है ना। मतलब साल का अगर हो सकता है कि साल का आपको सिर्फ 15% रिटर्न मिले, लेकिन एक संभावना रहती है कि हाँ भाई आपको जो है वो 15% रिटर्न मिलेगा। खुद से करोगे तो 15 का जो है वो 50% भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या 1% भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो है अब कई सारी ऐसी स्कीम्स है, काफी पुरानी है, 20-20 साल 25 साल वाली पुरानी स्कीम है, जिसमें सालाना 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो जो कि जो है एफडी के रेट से तो ज्यादा है ना। एफडी 4%, 5%, 6%, मतलब उससे ज्यादा ही है। तो इस तरह से तो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है। म्यूचुअल फंड जो है वो
एक प्रकार से आपका और शेयर बाजार के बीच में एक माध्यम बन जाता है। वो ऐसा माध्यम बनता है कि जिनके पास में पूरा एक्सपर्टाइज है आपके पैसे को बढ़ाने का। तो अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड का बेसिक कैसा है भाई, और शेयर बाजार का बेसिक क्या है, शेयर बाजार का रिस्क कैसे है, और असब को जो है दूर करना है। आसान तरीका है कि म्यूचुअल फंड में जिनको ज़्यादा शेयर बाजार में हर दिन शेयर प्राइस नहीं देखना है, नहीं देख सकते हैं, उसके लिए जो है म्यूचुअल फंड अच्छा है, सही है। हालांकि उसमें भी रिस्क है, मैं ये सब बता रहा हूँ अगेन, ये सब आपको जानकारी देने के उद्देश्य से है, ताकि आप जो है अब कोई गलत डिसीजन ना ले पाए किसी के बहकावे में। तो अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे म्यूचुअल फंड के प्रकार से, शुरू करेंगे और फिर वहां से धीरे 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 हम बिल्ड करके वहां तक पहुंचेंगे जहां पे आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप खुद जो है अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीद सको। और आप हो सके तो इस तरह के वीडियो को या इस सीरीज के वीडियो को एटलीस्ट उन महिलाओं तक या उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग को इसकी रियल में ज़रूरत है। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।